हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त एनएफओ आया है, न्यू फंड ऑफर आया है क्वांट म्यूचुअल फंड का। नाम है क्वांट वैल्यू फंड। और आज मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये पूरा लर्निंग ट्रीट होने वाला है। ये वीडियो ज़रूर लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट है, जिसमें पूरा मैं आपको एक स्कूल के बारे में सिखाऊंगा जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग स्कूल। इसके बाद में आप कन्विंस हो जाओगे कि वैल्यू फंड्स कितने इम्पोर्टेंट है। मैं स्पेसिफिक इस फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ। जो लोगों को डिटेल्ड में समझ के फिर निवेश करने में इंटरेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा वही लोग इसको देखें, क्योंकि वीडियो में काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें जो एएमसी भी खुद बताना चाह रही है, ये और बाकी फर्दर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, इसलिए ये वीडियो बड़ा होगा। आइए समझते हैं फंड के डिटेल्स। 10 से लेकर 24 नवंबर तक ये न्यू फंड ऑफ़र चलेगा। 10 रुपये के एनएवी पे आपको फंड अलॉट होगा। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 वैल्यू 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। दोस्तों, ये जो वैल्यू फंड्स है या वैल्यू स्टॉक्स है, ये क्या रहते हैं ये आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। पर आप इतना समझ लीजिए कि जो भी अंडर प्राइस्ड या निगलेक्टेड या गुड क्वालिटी बट लेस रिसर्च स्टॉक्स का जो यूनिवर्स है, उसमें के टॉप 50 स्टॉक्स का एक इंडेक्स बनाया जाता है निफ्टी में, जिसको बोलते हैं निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स। इसमें 500 में से 50 स्टॉक निकाल लिए जाते हैं। ये इंडेक्स इसका बेंचमार्क रहेगा। इसका जो सेबी कैटेगराइजेशन है वो थीमेटिक फंड करके इसका कैटेगराइजेशन है, थीमेटिक और वैल्यू स्टाइल। इसमें आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, ग्रोथ ऑप्शन और IDCW ऑप्शन, जिसको पुराने ज़माने में डिविडेंड ऑप्शन भी कहा करते थे। आपको IDCW ऑप्शन से दूर रहना है, आपको ग्रोथ ऑप्शन में ही निवेश करना है। इसमें NFO पीरियड के दौरान जो बाइंग करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो है 5000 रुपीज़ प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल ऑफ ₹1, और SIP है 1000 + 1x, मतलब आप 1010 रुपये का भी SIP कर सकते हो। आइए फंड मैनेजमेंट टीम समझते हैं। फंड मैनेजमेंट टीम है मिस्टर संदीप टंडन, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी है क्वांट म्यूचुअल फंड के, और इनको 27 इयर्स का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें IDBI असेट मैनेजमेंट में इन्होंने काम, जो अभी प्रिंसिपल असेट मैनेजमेंट है वहाँ उन्होंने काम किया था। इसके सिवा इनको वाइड एक्सपीरियंस है, डिटेल्ड ग्लोबल रिसर्च का एक्सपोजर है। कोटक सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़ में भी आपने काम किया था, तो काफ़ी तगड़ा इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है। साथ में मिस्टर अंकित पांडे, मिस्टर संजीव शर्मा और मिस्टर वासव सहगल, ऐसे बाकी को फंड मैनेजर्स है। मिस्टर अंकित पांडे जी जो है वो भी CFA है, MBA 9 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। तो जो टीम हैंडल करने वाला है चीज़ों को, ये टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। आपने अभी रिसेंट कुछ ईयर्स में देखा होगा क्वांट म्यूचुअल फंड के मोस्ट ऑफ द स्कीम्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसके पीछे एक रिसर्च ग्रुप है। हालांकि ये जो म्यूचुअल फंड ग्रुप है इसको तो कुछ साल हुए हैं आके, बट इनका जो रिसर्च है वो 2008 के बाद ही एस्टेब्लिश हो गया था क्वांट ग्लोबल रिसर्च के नाम से। तो इनको मोर देन अ डेकेड का ग्लोबल इक्विटी, केवल इक्विटी रिसर्च ही नहीं तो ऑल असेट क्लास रिसर्च का एक्सपीरियंस है। सो दोस्तों, चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ पे है। दोस्तों, दुनिया ये मानती है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो फादर है वो है बेंजामिन ग्राहम, जो कि वॉरेन बफेट जी के गुरु रहा करते थे। और ये भी फैक्ट है कि इन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग को एक नए लेवल पे लेके गए। जो वैल्यू सिक्योरिटी एनालिसिस, इस किताब का नाम यदि आपने सुना है तो इसमें बेंजामिन ग्राहम ने अपना विजडम पूरा उसमें डाला हुआ है। और इस अपना जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का उनका जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट उन्होंने इसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है।
इसी कंसेप्ट को वॉरेन बफेट जी ने आगे लेके जाके फिर उसमें क्वालिटी का भी डायमेंशन ऐड कर दिया और उसको फर्दर रिफाइन किया। पर फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग की शुरुआत, क्योंकि इनका जो समय था वो बेंजामिन ग्रैहम जी का समय 1950s के आसपास का समय था, और इसके पहले काफ़ी पहले 1920s में एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर थे जो कि रियल फादर है वैल्यू इन्वेस्टिंग के हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट बैप्सन। इन्होंने काफ़ी बेसिक रिसर्च किया था और वैल्यू इन्वेस्टिंग को कंसेप्चुअलाइज किया था। उस ज़माने में तक लोग जो है वो 1920s में इसको एक स्पेक्यूलेशन ही समझते थे, स्टॉक मार्केट को। इन्होंने बताया कि ये किस प्रकार का साइंस है। हालांकि इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इलिटरेसी जो है वो 95% से ज़्यादा रहने के कारण आज भी 95% लोग इसको सट्टाबाजारी बोलते हैं, सट्टाबाजारी मानते हैं। बट इसको एज अ साइंस रॉगर ने एस्टेब्लिश किया था उनके किताब में, जिसका नाम है एंड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में बेंजामिन ग्रैहम और मिस्टर डॉड, ये दो लोगों ने इसको फॉर्मल साइंस करके इसको वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया। और क्योंकि बेंजामिन ग्रैहम खुद एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर थे, तो उसके कारण वहाँ से वैल्यू इन्वेस्टिंग नाम का स्कूल चालू हुआ। पर ये स्कूल में क्वालिटी नाम का कोई फैक्टर नहीं था, तो इसलिए वॉरेन बफेट इसको एक प्रकार का सिगारेट बट इन्वेस्टिंग बोलते थे, जो कि एक लोअर लेवल ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग है, जिसको बफेट जी ने फर्दर रिफाइन किया। आइए समझते हैं अभी टाइप ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या क्या है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक है मैकेनिकल वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो कि आपने मार्केट में भी देखा होगा। तो पीबी के बेसिस पे बहुत सारे फंड्स हैं जो एक्ट करते हैं। तो ये जो है ये हर स्टॉक के अपने वैल्यूएशन पैरामीटर्स है जो अपने को डिजिटली अवेलेबल हो जाते हैं, और ये अगर आइडेंटिफाई करने हैं तो आप स्क्रीनर्स लगा के भी इसको स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। इसके लिए आपको अलग से कोई इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं, मशीन कैन डू दैट वर्क बेटर। तो ये एक स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग है और ये फंड्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मार्केट में आप देखेंगे तो लो पी पे वर्क करने वाले फंड जो है वो काफ़ी सालों से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दूसरी स्कूल है, मैंने दूसरा अप्रोच है एक्टिव वैल्यू इन्वेस्टिंग। एक्टिव वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको एक एक स्टॉक का स्टडी करना पड़ता है, स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना पड़ता है, बुक वैल्यू निकालनी पड़ती है, फेयर वैल्यू निकालनी पड़ती है, और स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो उस प्राइस के यदि नीचे है, पूरा बिजनेस मॉडल स्टडी करके तो ऐसी कंपनीज़ को, और जहाँ पे टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड है, इस कंपनीज़ को चुना जाता है। तीसरी एक स्टाइल है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। ये भी एक सेबी का अप्रूव्ड थीम है, जहाँ पे कॉन्ट्रा फंड्स के नाम से ये पॉपुलर है। ये भी एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का ही स्कूल है। और चौथा है सेरिब्रल वैल्यू इन्वेस्टिंग, कि जिसमें बाकी भी क्राइटेरियाज हो गए, जैसे मोड्स हो गए, यानी क्या क्या अल्फ़ा या क्या क्या बेनिफिशियल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। मैनेजमेंट का क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे फोकस किया जाता है, और बाकी क्वालिटेटिव फैक्टर और बाकी क्वालिटेटिव रेशियोज़ पे फोकस किया जाता है। ये जो एडिशन है, जैसे मैंने बताया, ये एडिशन वॉरेन बफेट जी का एडिशन है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के कंप्लीट कन्वेंशनल वैल्यू इन्वेस्टिंग बनता है। अभी हम लोग समझते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, अगर हम कोई स्टॉक देखें और उसकी सिर्फ प्राइसेस देख के वहाँ पे निवेश का निर्णय यदि हम लोग लेते हैं, जो आज की डेट में तेज़ी में है, वो सारी कंपनीज़ को चुन के, या जिस कंपनी में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा है उस कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करके जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको फंडामेंटली ग्रोथ इन्वेस्टिंग बोलते हैं। और जहाँ पे अंडर प्राइसिंग आइडेंटिफाई किया जाता है उस इन्वेस्टिंग को वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं। अभी आप यदि मार्केट में देखें तो वैल्यू फंड्स का अपना एक यूनिवर्स आइडेंटिफाइड है, इसका एक इंडेक्स कई सालों से आइडेंटिफाइड है, जिसको बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स।
और ग्रोथ स्टॉक्स तो बाकी रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है जो तेज़ी में है उनको ग्रोथ स्टॉक बोलते हैं। तो दोस्तों वैल्यू बाय ग्रोथ ये एक सिंगल पैरामीटर है जो ये दिखाता है कि फॉर एवरी ग्रोथ कंपनी रिटर्न्स व्हाट आर द वैल्यू फंड्स रिटर्न। तो नॉर्मली आपको दिखेगा कि वैल्यू फंड के रिटर्न जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे यानी कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रोथ फंड के ऊपर नहीं रहते हैं। इसलिए जो वैल्यू टू ग्रोथ रेशो यदि आप इंडेक्स टू इंडेक्स रेशो देखेंगे तो आपको बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ये जो रेशो है ये 1 के ऊपर दिखेगा। 2007 में ये जो रेशो है ये 1.15 देख के आया था और उसके बाद से पिछले 14 सालों से ये जो रेशो है ये नीचे जाते जाते अभी 0.45 पे ये जो रेशो है ये 0.45 को टच किया है। ये जो रेशो का लो मिला था ये रेशो का लो 2000 में मार्केट ने देखा था और उसके बाद से आज तक ये वो लो को ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेक किया है। तो ये 2 स्कूल्स या स्टाइल्स हैं। तो ये जो स्टाइल है वैल्यू स्टाइल, ये वैल्यू स्टाइल को इसका ये मतलब हो गया कि पिछले 14 सालों से ये स्टाइल जो है ये स्टाइल इटसेल्फ इज़ अंडर वैल्यूड। तो वैल्यू स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टर ने उतना रिवार्ड किया नहीं है जो वो डिज़र्व करता है। तो इसलिए क्वांट एएमसी को ये लगता है कि ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग हैज़ पिक्ड आउट ऑन हायर साइड एंड वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग हैज़ पिक्ड डाउन ऑन लोअर साइड। तो यदि आप किसी एडवाइज़र के साथ काम कर रहे हैं और एडवाइज़र यदि इनसाइटफुल है तो वो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू इज़ टू ग्रोथ स्टॉक का इक्विटी में फंड्स का इक्विटी में रेशो ज़रूर देखता होगा। यानी वो ये ज़रूर देखता होगा कि आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू स्टॉक्स है क्या। क्योंकि दोस्तों कोई भी अगर लंबा रिसेशन आता है तो उस केस में आपको दिखेगा कि वैल्यू स्टॉक्स हैव आउट परफॉर्म द ग्रोथ स्टॉक। तो ये समय ऐसा है कि यहाँ पे आपको क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग हैज़ बिकम अट्रैक्टिव और इवन अभी एक रिसेशन में भी आपने देखा होगा तो वैल्यू फंड्स हैव गिवन द डिसेंट रिटर्न्स। तो इसके कारण ये टाइमिंग की यदि मैं बात करूँ तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम कि जब वैल्यू फंड्स लॉन्च किया जा रहा है। क्योंकि ये जो फंड्स है ये फंड्स का डिमांड ज़्यादा है और बेसिकली ये वैल्यू फंड्स दे आर actually not rewarded since longer time, so you have a better probability of getting rewarded। अभी ब्रीफली ये भी समझ लेते हैं ट्रेडिशनल वैल्यू इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग जो क्वांट प्रपोज कर रहा है उसमें क्या फ़र्क है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है, वो प्रोसेस से आप वैल्यू स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे P/E हो गया, P/B हो गया और यही 2 पैरामीटर नहीं बाकी भी बहुत सारे रेशियोज़ है। डिविडेंड यील्ड भी एक तरीका है जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ लोग बफेट रेशो को बोलते हैं जिसको मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो भी बोला जाता है। ये भी एक पैरामीटर माना जाता है वैल्यूएशन निकालने का। बट इसके सिवा जो एडिशनल चीज़ें ये फंड देखेगा वो है अंडर ओन्ड एंड अंडर रिसर्च स्टॉक्स, फिर स्टॉक्स ट्रेडिंग एट इन द निगलेक्टेड कैटेगरीज जहाँ पे लोगों की नज़र नहीं गई है, विच आर अंडर रिसर्च स्टॉक, असेट प्लेज और जहाँ टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड है, क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स एंड रेशोज जहाँ अट्रैक्टिव है। लिवरेज बेस्ड एनालिसिस भी होगा क्योंकि ऑपरेटिंग फाइनेंशियल अट्रैक्टिव रहने चाहिए, हाईली लिवरेज्ड कंपनीज नहीं रहनी चाहिए। लिवरेजिंग इज़ ए डबल साइडेड वेपन जहाँ पे अगर आप लिवरेजिंग से अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ इनकैश करते हो, कैश यूटिलाइजेशन अच्छा करते हो तो आपको अच्छा पैसा बनेगा। यदि अगर आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाए तो आप डेब्ट रिटर्न कैटेगरी में चले जाओगे। सो और इन एडिशन टू दैट देयर इज़ अ परसेप्शन एनालिटिक्स जो मैंने बताया कि वैल्यू टू ग्रोथ रेशो जो है वो उसका स्टडी एएमसी ने किया है और एएमसी का ये मानना है कि ये जो वैल्यू स्टाइल है उसका समय अभी आ गया है। वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल हैज़ कम। इसका फ्रेमवर्क देखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेमवर्क VLRT फ्रेमवर्क एएमसी फॉलो करता है जिसका डायनेमिक मनी मैनेजमेंट इज़ द सेंट्रल आइडिया। यहाँ पे V फॉर वैल्यूएशन एनालिटिक्स देखा जाता है जो कि बेसिक है, बट दैट इज़ नॉट ओनली सफिशिएंट। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इवन किसी अच्छी कैटेगरी में भी गलत टाइम पे पैसा डालोगे तो कोई काम का नहीं है। टाइमिंग इज़ अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर। लिक्विडिटी एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है, यानी मनी फ्लो अक्रॉस वेरियस असेट क्लासेस देखा जाता है।
इनफैक्ट पैसा जो है अलग अलग एसेट क्लासेस में घूमते रहता है, कभी गोल्ड में जाता है, कभी क्रिप्टो में जा रहा है, कभी क्रिप्टो से फॉरेक्स में जा रहा है, फॉरेक्स से इक्विटीज़ में आ रहा है। तो इस प्रकार से वेदर इज़ इट अ गुड टाइम टू बाय दैट एसेट क्लास इन टोटलिटी, और रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टर्स का जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का अपना परसेप्शन है वो भी चीज़ें मैटर करती है, जो रिस्क एपेटाइट एनालिटिक्स से आता है। तो एक ब्रॉडर व्यू एएमसी लेगा और उस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होगा। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ में एक्चुअली आपको दिख रहा होगा कि ऊपर के साइड में लूज़र पोर्टफोलियो है और नीचे के साइड में विनर पोर्टफोलियो है। अभी इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर फिर भी ब्रीफली आपको मैं बताता हूँ। 1987 में एक स्टडी हुआ था जो किया था मिस्टर डिबॉन्ट और मिस्टर थेल्स ने, और उन्होंने लूज़र उस स्टॉक को बोला था जो पिछले साल गिरे हैं काफ़ी ज़्यादा, और जो गेनर स्टॉक हुए जो पिछले साल काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए। अभी जो लूज़र स्टॉक है वो लूज़र स्टॉक क्योंकि बैड न्यूज़ पे गिरे थे या कोई अनसर्टनिटी पे गिरे थे, दे हैव डिलीवर्ड 20% मोर रिटर्न। सो दिस शोज़ दैट मार्केट हैज़ अ टेंडेंसी टू ओवर रिएक्ट। तो ये जो ग्राफ है ये ओवर रिएक्शन बायस दिखाता है। मार्केट बहुत बार ओवर रिएक्ट करता है और ओवर रिएक्शन के कारण मार्केट थ्रोज अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स सस्ती दाम में अवेलेबल हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग का जो गेम है दैट इज़ फाइंडिंग द वैल्यू और क्वालिटी एट अ रीज़नेबल प्राइस। दैट इज़ ऑल अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग, फाइंडिंग अ क्वालिटी एंड वैल्यू एट रीज़नेबल प्राइस। तो उसके लिए ये सारे मैट्रिक्स यूज़ होते हैं। तो दोस्तों अभी फाइनली चलते हैं और फंड का कंपोजिशन देख लेते हैं ब्रीफ में। फंड का कंपोजिशन कैसे रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये कैपिटल एप्रिसिएशन अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करेगा, अंडर वैल्यूएशन इसका सेंट्रल थीम रहेगा। उसके साथ 100% हेजिंग कर सकता है, मतलब इसमें इक्विटी मार्केट के क्रैश से पैसा बचाने के लिए कुछ टूल्स रहते हैं जिसको डेरिवेटिव टूल्स बोलते हैं। स्पेसिफिक बात करूँ तो पुट ऑप्शंस ये खरीद सकता है, और इसके साथ में पैसा आपका हेज कर सकता है। जियोलॉजिकल और बेसिकली ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए ओवरसीज़ इन्वेस्टिंग में 35% तक एक्सपोजर लेगा, सो दैट दोनों मार्केट के कारण आपका पोर्टफोलियो का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़ सकता है, और डायनेमिक मनी मैनेजमेंट करेगा। ये स्टाइल एडॉप्ट करके ये फंड अपना अल्फ़ा जनरेट करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों ये हो गया इस फंड के बारे में। मैंने जो बेस्ट पॉसिबल डिटेल्स था वो आपके साथ शेयर किया है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फंड में मैं मेरा पैसा निवेश करूंगा या नहीं करूंगा। सो दोस्तों आई विल like to invest my money in this fund. I am betting heavily on this fund. आप एक लंबे अवधि के हिसाब से इस फंड में निवेश करिए। इसके लिए मैं आपको निवेश का जो अवधि सजेस्ट करूँगा, ये अवधि कम से कम 7 साल का रहना चाहिए। अगर आप बहुत ही एंग्शियस हो तो कम से कम 5। आपको 2025 के पहले ये फंड से एग्ज़िट करने के बारे में सोचने का भी नहीं है, क्योंकि वैल्यू फंड्स की या वैल्यू अनफोल्डिंग की साइकिल बड़ी होती है। हालांकि ये बॉटम आउट हुआ है, सो 4-5 साल में आपको अच्छे रिटर्न्स आ जाने चाहिए। हो सकता है मार्केट तेज़ी में रहेगा तो वैल्यू स्टॉक्स भी बढ़ेंगे, बट ये समझ लीजिए वैल्यू इज़ नॉट अपोजिट ऑफ ग्रोथ, वैल्यू इज़ वैल्यू। तो वो वैल्यू अनफोल्डिंग को समय लग सकता है। तो आपको बेस्ट रिटर्न्स यदि चाहिए ये फंड से, तो मेरा आपसे ये सलाह रहेगा कि आप 2030 के हिसाब से प्लानिंग करिए। मैं 2035 के हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा हूँ। आप भी आपके एडवाइज़र के साथ बैठ के किसी भी वैल्यू फंड में यदि आप निवेश कर रहे हैं तो आपका निवेश अवधि ज़्यादा रहना चाहिए। हालाँकि मार्केट बुल रन में है, क्रैश भी हो जाता है तो वैल्यू फंड्स में कम गिरावट आएगी, तो आप 5 साल का भी अवधि जो है वो 5 साल का भी अवधि लोअर साइड में कंसिडर कर सकते हो। जस्ट आप ये देख लीजिए आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसा है, आपके एडवाइज़र के साथ बैठ के आपका डिसीजन लीजिए। और मेरा ये फंड पे स्ट्रॉन्ग बाय है। आई विल गिव अ बेस्ट रेटिंग टू दिस फंड एंड हाईली एंडोर्स दिस फंड टू
योर डिसीजन डिपेंड्स ऑन योर पोर्टफोलियो। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज अच्छी नहीं हटके चीज़ें भी आपको सुनने को मिली होगी, और ऐसी नई नई चीज़ें यदि आपको सुननी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।